हेलो नमस्कार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपका जानकर बहुत ही खुशी होगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। आपका दिल क्या हो जाएगा? बहुत खुश हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कि कोई माल का मतलब कोई भी वस्तु मान लो। कोई भी वस्तु आप 100 रुपये की लेके आए। कितने रुपए की लेके आए? 100 रुपये की लेके आए। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। 100 रुपये की आप कोई वस्तु लेके आए, पहले आपने इसको 120 रुपये में बेचा। 120 रुपये में बेच दिया तो आपको लाभ हो गया 20 रुपये का। अगर आप इसको 80 रुपये में बेचते या फिर आप इसको 50 रुपये में बेचते तो आपको हानि कितनी हो जाती? 50 की हानि हो जाती। ये हमारे पास में नई एसपी आ गई। एक बार आपने 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा और एक बार आपने 50 रुपये के लॉस पे बेचा। ठीक है, तो हमारे पास में दो अलग अलग एसपी आ गई, एक 50 और एक 120। अब मैं आपसे पूछूं कि इन एसपी का डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस क्या बताएंगे? 120 में से 50 गया, 70 रुपये इनका डिफरेंस है। कितना? 70 रुपया। अगर अब 70 रुपया इनका डिफरेंस है तो आप यहाँ ध्यान से समझो कि 70 रुपये में क्या क्या आ गया। देखो इस 70 रुपये में प्रॉफिट भी आ गया और ये हानि भी आ गई। जो हमारा लॉस हुआ और जो प्रॉफिट हुआ ये दोनों मिला के ही तो इनका डिफरेंस आया। 20 रुपये का लाभ और 50 रुपये की हानि। टोटल कितना हो गया? 50 है 20 70। तो इनके डिफरेंस में क्या क्या आ गया? लाभ भी आ गया और हानि भी आ गई। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि इस डिफरेंस के अंदर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद भी इन एसपी का डिफरेंस बनता है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि किसी वस्तु को पहले 750 रुपये में बेच रहा था, 750 रुपये में बेच दिया। दूसरी बार क्या बोला है? तब इसे हानि होती है। 750 रुपये में बेचेगा तब इसे क्या होती है? हानि होती है। फिर 1200 में बेचने पर लाभ होता है। तो देखो जी 1200 में बेचेगा ये, दूसरी एसपी आ गई 1200, और 1200 में बेचने पर इसे क्या होता है? लाभ होता है। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा? आप तो मुझे ये बता दो, दोनों एसपी का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर डिफरेंस आ जाएगा 1200 में से 700 गया 500, 500 में से 50 और गया तो 450। अब इस 450 के अंदर हानि भी है और प्रॉफिट भी है। हानि भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब लेकिन कितना कितना है वो सवाल में बोला है। सवाल में क्या बोला है ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। बेचने पर जो हानि होती है उसे 1200 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। मतलब कि जितनी हानि हुई थी उतने रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो हानि और लाभ क्या है? समान है। अगर समान है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 225 तो मेरा लॉस हो जाएगा और 225 मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। भाई 450 का आधा कर दिया, 225 225, भाई दोनों बराबर है ना, लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने 750 रुपये में बेचा, तब मुझे हानि कितने रुपए की हुई? 225 रुपये की। तो मैं इसे कितने रुपए में लेके आया था? ये सीपी कितनी हो जाएगी? तो हमारी सीपी हो जाएगी, हानि और एसपी को जोड़ने पे जो आएगा वो सीपी हो जाएगी। भाई अगर हम एसपी के अंदर लॉस को जोड़ दें तो हमारी क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। सॉरी, हानि क्या करिए मूल्य आ जाएगा। तो 750 में आप क्या जोड़ेंगे? 225 रुपया। तो टोटल कितनी आ जाएगी? 700 975 रुपये। 975 रुपये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। 975 रुपये की वस्तु को अगर 750 रुपये में बेचेंगे तो हमें 225 रुपये की हानि हो जाएगी। या तो आप हानि को जोड़ दो या प्रॉफिट को घटा दो। अब देखो 1200 रुपये में बेचा था तब 225 रुपये का लाभ हुआ था। तो अगर मुझे यहाँ से सीपी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 1200 में से कितना घटा दूँगा? 225 रुपया घटा दूँगा। तो मेरे पास कितना आएगा? 975 आ जाएगा। तो ये भी हमारी सीपी है। तो हम सीपी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि हम लॉस को जोड़ दें एसपी के अंदर, दूसरा ये कि हम प्रॉफिट को घटा दें एसपी में से। तो दो तरीके से निकल सकती है। ठीक है, चलिए अगला खूबसूरत सवाल लेते हैं हम। किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 590 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 1/3 है। वस्तु का करिए मूल्य ज्ञात करें। तो देखो जी हमारे पास में दो एसपी है। पहली तो है 550 रुपये में बेचा इसने, तब इसे क्या हो गया? हानि हो गई। 550 रुपये में बेचने पर इसे क्या हुई? हानि हुई। फिर आगे बोला है 590 रुपये में बेचा, 590 रुपये में बेचने पर इसे लाभ हो गया।
अब आगे इसने बोला है कि लाभ का 1/3 है कौन, हानि। तो पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, आप दोनों एसपी का क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये। अब इस 40 के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे हानि लिखा है तो हानि को इधर लिख लो। यहाँ पे मैं हानि लिख रहा हूँ और मैंने प्रॉफिट को इधर लिखा है तो प्रॉफिट इधर लिख लो। तो इस 40 के अंदर मेरा लॉस भी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी है। अब कितना कितना है वो सवाल से हमें समझ आएगा। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है, वह लाभ का 1/3 है। लाभ का क्या है, 1/3। अगर लाभ को मैं 3 मान लूँ तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1। तो हानि 1 आ जाएगी, लाभ का 1/3 हो गया। तो अनुपात हमारे पास में ये आएगा 1:3। अब मुझे ये बताओ कि 1 और 3 को मिला के 4 हो गया, लेकिन 4 की वैल्यू तो 40 है। 4 की वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 की वैल्यू 10 आएगी। लो जी 10 और ये हो जाएगी 30। एक एक जीरो हमने चिपका दी दोनों साइड। अब हमें क्या निकालना है, करियर मूल्य निकालना है। तो सीपी के लिए मैंने आपको बताया था कि हानि को आप क्या करो, जोड़ दो। तो इस एसपी के अंदर मैं हानि को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 550 और 10 कितना हो जाएगा, 560। तो हमारी सीपी यहाँ से 560 आ जाएगी। या फिर आप ऐसे करो, 30 रुपये का लाभ हुआ है तो आप लाभ को घटा दो। तो 590 में से अगर मैं लाभ को घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 560। भाई एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु की सीपी तो समान ही आएगी ना। एक ही वस्तु को वो अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है तो जो सीपी है वो तो समान ही आएगी, चाहे आप किसी निकाल लो, हानि से निकाल लो या लाभ से निकाल लो। चलिए अगला सवाल करें। चलो, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 19 गुना है। जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है, 19 गुना। ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो जी, इसने पहले कीमत 800 रुपये में बेचा, इसने वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर इसे क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर आगे इसने क्या बोला है, 420 रुपये में बेचा। 420 रुपये में बेचने पर इसे क्या हो गई, हानि हो गई। अब तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों एसपी का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो देखो 800 में से 400 गया तो बचेगा 400, फिर 400 में से 20 और घटा दो तो हमारे पास में बचेगा 380। ठीक है, ये इनका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इस 380 के अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर प्रॉफिट भी है और इसके अंदर लॉस भी है, दोनों चीज़ें हैं। इधर मैंने लाभ लिया है तो इधर भी लाभ ले लिया, इधर हानि ली है तो इधर भी हानि ले ली। ये नहीं कि आप 420 को इधर ले लो या लॉस को इधर ले लो, प्रॉफिट को इधर ले लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इधर आ गया, लॉस इधर आ गया। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में ये बोला है कि 800 रुपये में बेचने पर जो आपको लाभ हुआ है वो लाभ हानि का कितना गुना है, 19 गुना है। तो मैं बोलूँगा अगर हानि मेरी 1 है तो लाभ मुझे कितने का हो जाएगा, 1 का 19 गुना करूँगा तो 19 आएगा, 19:1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 19 और 1 कितना हो गया, 20। 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 380। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया और 2 से ये कटेगा 19 बार, 1 की वैल्यू आ जाएगी 19। तो इस 1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई 19। तो मुझे ये पता चल गया कि जो लॉस हुआ है वो 19 रुपये का हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालनी है। भाई पहले तो 10% लाभ प्राप्त करना है तो पहले सीपी तो पता होनी चाहिए ना कि सीपी कितनी है। तो मैंने आपको कहा था कि लॉस को आप क्या करो, जोड़ दो। तो यहाँ से अगर मैं लॉस को जोड़ूंगा तो मेरी सीपी कितनी आ जाएगी, 420 और 19 कितना होता है, 439। 439 मेरी क्या आ गई, सीपी आ गई। अब मुझे 10% लाभ प्राप्त करना है। 10% लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 110% में। भाई 100% का माल आप लेकर आए, आपको 10% का लाभ चाहिए तो आपको 110% में बेचना पड़ेगा। तो आप इसका क्या निकाल दो, 110% निकाल दो। तो 110% निकाल दिया हमने। लो जी, 439 को आप 11 से गुणा करो तो 11 90 और यहाँ पे आ जाएगा 11 तिया 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा, 33 और 9 हो जाएगा 42। फिर 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 46 और नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 462.9 रुपये। कितना आएगा, 462.9 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। चलो ऐसे ही अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे 11 चौक 44 और 4 48 हो जाएगा। सॉरी, हमने इस सवाल में यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, 48 आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सही है इसका आंसर 482.9।
चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, देखो साथ के साथ लिख लेते हैं हम, 820 रुपये में बेचने पर इस भाई साहब को क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है जी, हानि हो गई। फिर आगे बोला है वह 1080 रुपये में बेचने पर, 1080 में बेचने पर इसे क्या होता है, लाभ होता है। फिर आगे क्या बोला है, बेचने पर हुआ लाभ से 16 सही 2/3% ज़्यादा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो लो जी, हमने डिफरेंस निकाल दिया। देखो 1080 है और 820 है, तो मुझे ये बताओ कि अगर 1080 में से मैं 800 को घटा दूंगा तो मेरे पास में 280 बचेगा। 280 में से फिर 20 को और घटा दो, कितना आएगा, 260। 260 रुपये का हमारे पास में क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया। अब आप बोलोगे कि सर इस 260 के अंदर मेरा लॉस भी है और मेरा प्रॉफिट भी है। इधर हमने लॉस लिया है तो यहाँ लॉस लेंगे, इधर प्रॉफिट लिया है तो इधर भी प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, 260 में हमारा लॉस भी है और क्या है, प्रॉफिट भी है। अब देखो क्या बोला है, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह क्या है, जो हानि है वो लाभ से 16 सही 2/3% ज़्यादा है। तो मुझे तो पहले ये बताओ कि 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे कि सर 16 सही 2/3% का मतलब हमने परसेंटेज में पढ़ा था 1/6 होता है। ठीक है, अब 6 का अगर मैं 16 सही 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमने परसेंटेज में आपको बताया था। तो अगर मैं प्रॉफिट को 6 मान लूँ, ठीक है, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, इसमें बोला है कि 16 सही 2/3% ज़्यादा है। तो 6 का 16 सही 2/3% 1 आएगा और 6 से 1 ज़्यादा करूँगा तो 7 आएगा। 7:6 हमारा क्या आ गया, लॉस और प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अब आगे देखो 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 260। 13 की वैल्यू 260 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूना 26 मतलब 20 रुपया, 20। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालनी है, इसमें तो सरल ही है। तो देखो 7 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 मतलब 140 रुपया। अब हानि को हमें क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 820 में आप 140 जोड़ दो, हमारी सीपी कितनी आ जाएगी, देखो 800 और 900, 960 रुपया, 960 रुपये हमारी क्या आ गई, सीपी आ गई। और यही हमारा क्या है, सवाल का खूबसूरत सा क्यूट सा आंसर है। किसी वस्तु को 8,450 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को 9,550 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है, वस्तु का सीपी ज्ञात करें। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखो इसमें डिफरेंस निकाल के अनुपात दे ही रखा है, कुछ करना ही नहीं है। चलो फिर भी हम बता देते हैं। देखो 8,450 रुपये में बेचेगा तो इसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और अगली बार क्या बोला है, 9,550 रुपये में बेचेगा तो इसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हमें बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 9,000 में से अगर 8,000 गया तो मेरे पास 1,000 बचेगा, कितना बचेगा, 1,000। अब ऊपर 550 है, 550 में से 450 गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 1,000 और 100 कितना हो जाएगा, 1100। तो ये आ गया इनका डिफरेंस। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आ गया तो आपको पता है कि इस 1100 के अंदर मेरा लॉस भी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर दोनों चीज़ें हैं तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इनका अनुपात सवाल में क्या दे रखा है, हानि और लाभ का अनुपात 5:6 दे रखा है, 5:6। 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू 1100 है, मतलब 2 जीरो चिपकानी है। तो इधर भी आप 2 जीरो चिपका दो, इधर भी आप क्या करो, 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लॉस को क्या करना है, जोड़ना होता है। तो हानि लॉस को जोड़ देते हैं। तो देखो 8,450 है और 500 है तो कितना हो जाएगा, 8,950। ये हमारी क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी। और हमें सवाल में पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा गया है। तो हमारी सीपी कितनी आ गई, 8,950। चलिए हमारी सीपी तो नहीं है, हमारी सीपी तो पता नहीं कितनी है, लेकिन ये सवाल में जो पूछा है उसकी सीपी आ गई। ठीक है, कोई बच्चा समझेगा कि सर हमारी सीपी इतनी है क्या, 8,950। अरे भाई आपके माता पिता को पूछो आपकी सीपी कितनी है, वो बताएंगे। कोई आपकी वो सीपी नहीं है, आप अनमोल हो, क्या हो, अनमोल रत्न हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि परसेंट
समान लाभ परसेंट में परिवर्तित हो जाता है, वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले एसपी मान लेते हैं कि 1 रुपया थी। कितनी थी एसपी? 1 थी। 1 से हमने कितनी कर दी? 3 गुने का मतलब 3 गुना कर दिया। एसपी को हमने 1 से 3 कर दिया। सवाल में बोला भाई 3 गुना करना है। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा मुझे तो आप ये बताओ। इनका डिफरेंस आएगा 2। तो जब 1 रुपये में बेचा था तब मुझे हानि हुई थी, लेकिन अगर मैं 3 रुपये में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। अब इनका डिफरेंस 2 आ गया, इसका मतलब इस 2 के अंदर मेरा लॉस भी है और इसके अंदर प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन सवाल में हमें ये नहीं बोला है कि हानि और लाभ बराबर है। सवाल में हमें क्या बोला है? हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ। अगर हमसे ये बोला जाए कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब हानि और लाभ भी क्या होता है? बराबर होता है। वो बराबर होता कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? लॉस बटा सीपी गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं। और लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बटा सीपी। भाई प्रॉफिट हम सीपी पे निकालते हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें किस पे निकालते हैं? सीपी पे। अब 100 से 100 कट जाएगा, सीपी से सीपी भी कट जाएगी, तो हमारा लॉस और प्रॉफिट भी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। अगर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है, इसका मतलब हानि और लाभ भी रुपयों के अंदर भी क्या है? बराबर है। परसेंट में भी बराबर है तो पैसों के अंदर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉस और प्रॉफिट बराबर है, टोटल 2 रुपये है, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। इनका अनुपात आ गया 1:1। अब हमें क्या निकालना है? पहले तो सीपी निकालनी पड़ेगी। हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सीपी। तो सीपी कितनी आ जाएगी? लॉस को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारी सीपी आ गई 2। अब हमें निकालना है लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत के लिए पहले तो ऊपर आएगा लॉस। लॉस कितने का हुआ? 1 रुपये का। नीचे आएगी सीपी। सीपी कितनी है? 2। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 50%। 50% इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना आराम से, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आने वाला है। ठीक है। मैं सारी चीज़ें और सारी बातें आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे हमारा डाउट, आपका डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि विक्रय मूल्य अपने आप का 11/6 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का 4 गुना हो जाता है। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखो जी ज्ञात करते हैं। इसने बोला है कि विक्रय मूल्य पहले मान लेते हैं कि हमारा 6 रुपया था। कितना था? 6 रुपया। मैंने 6 क्यों माना? क्योंकि नीचे 6 दिया हुआ है। अब अगर 6 का मैं 11/6 निकालूंगा तो आसानी से निकाल सकता हूँ। विक्रय मूल्य अपने आप का कितना हो जाता है? 11/6 गुना। तो मैंने मान लिया पहले विक्रय मूल्य 6 था, अब ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 11/6 गुना। तो 6 से 6 कट जाएगा और कितना आएगा? 11। तो लो जी ये बाद में कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ पे हमें हानि हो रही थी तो 11 में बेचेंगे तो कितनी हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकाल लो आप। तो 11 और 6 का डिफरेंस तो बच्चा जानता है कितना आएगा। 11 में से 6 गया तो 5 आएगा। ये इनका डिफरेंस आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस के अंदर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला है? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये प्रतिशत तो आपको केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हम पिछले सवाल में देख चुके हैं कि लाभ और हानि तो बराबर ही होते हैं, चाहे प्रतिशत हो चाहे ना हो। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का 4 गुना है। तो हानि को अगर मैं 1 मान लूँ तो मेरा लाभ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 गुना है ना, तो 1:4 आएगा। 1 और 4 कितना हो गया? 5। और 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5, तो 1 की वैल्यू 1 ही आने वाली है, ज़्यादा तो आने वाली है नहीं। अब हमें निकालनी है सीपी। तो सीपी के लिए हम क्या करेंगे? हानि को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारी जो सीपी है वो कितनी आ जाएगी? 6 और 1 7। ये सीपी आ गई। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं सीपी तो आप लाभ को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 7। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तो एक ही निकालना है ना, दोनों से निकाल के क्या मतलब है। हानि वाला मेरे हिसाब से सही पड़ेगा क्योंकि हानि में जोड़ना होता है और जोड़ तो बच्चा लेता है।
घटाने में तो फिर भी मुश्किल होती है। चलो जी, CP 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर तो आएगा लॉस। लॉस 1 रुपये का हुआ है, देखो 1 रुपये का। और CP पे निकालना है तो CP 7 है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। ये हम पिछली क्लास में क्या परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। या तो ऐसे निकाल लो या 100 में भाग दे दो 7 का, तो 14 सत्ते कितना होता है 98, और 2 शेष पल बचेगा, 2/7 आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है वैसे। चलिए, आप डिफरेंस निकालते निकालते बावले हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम एक थोड़ा सा बीच में नया सवाल कर लेते हैं। देखो, राकेश 35,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले AC पर, अच्छा 35,000 रुपये के अंकित मूल्य हैं। तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ। देखो, हमारे पास में 3 चीज़ें होती है। एक तो CP होती है, और फिर SP आएगी, और फिर क्या आएगी, MP आएगी। 3 चीज़ें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अब राकेश ने क्या किया, 35,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले AC पर 15% की छूट दे दी। तो जो 15% की छूट है वो अंकित मूल्य पे मिलती है। अंकित मूल्य कितना है, 35,000 है। तो मुझे बताओ, ये बीच का जो गैप आएगा SP और MP का, ये कितना आएगा, 35,000 का 15%। भाई 15% ही तो आएगा, और वो भी किसका आएगा, 35,000 का आएगा। जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, MP पर ही तो होता है। तो SP और MP के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15%। और 15% किसका है, 35,000 का। ठीक है। फिर आगे इसने बोला है, यदि वह फिर भी 1750 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो ये जो डिफरेंस आएगा CP और SP के बीच का, ये क्या आएगा, लाभ आएगा। और वो लाभ कितना है, 1750 रुपये का है। ठीक है। लेकिन 1750 तो हम किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी अब MP पे मान लेते हैं। ये वाला डिफरेंस MP के ऊपर है, ये वाला डिफरेंस भी MP के ऊपर निकाल लेते हैं, क्योंकि MP हमें पता है 35,000 है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 35,000 का ये 1750 कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ कि जो 1750 है वो 35,000 का कितना परसेंट है। 35,000 का कितना परसेंट है, तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। 1750 ही है ना यहाँ पे, हाँ जी ठीक है ठीक है। देखो जी, 3 0 से 3 0 कट गई, कहीं मिस्टेक हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। 35,000 3 0 से 3 0 कट गई, और ये कितनी बार कटेगा, 35 पंजू कितना होता है, देखो 36 पंजू होता है 180, तो 35 पंजू 175 हो जाएगा, और ये कटेगा 5 बार। तो हमारे पास में क्या आ गया, 5% आ गया। जो 1750 है वो 35,000 का कितना परसेंट है, 5% है। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि ये जो डिफरेंस है ये 5% का है, वो भी किसके ऊपर, MP के ऊपर, 35,000 पर। तो अब मुझे ये बताओ कि MP के ऊपर ये डिफरेंस 15% है, और MP से ये डिफरेंस 5% है। तो टोटल MP से ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15 5 20% हो जाएगा। तो MP का 20% ये डिफरेंस आ गया। अब MP का 20% होता कितना है, तो 20% होता है 1/5, 5 से ये कटेगा 7,000। तो ये डिफरेंस 7,000 का है। कितना है, 7,000 का, वो भी किसके ऊपर, MP के ऊपर। तो 35,000 में से मैं 7,000 घटाऊँगा तो मेरी CP कितनी आ जाएगी, 28,000। और यही हमारा क्या सवाल का आंसर है। इस सवाल को करने का इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता। मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताई है सवाल को करने की। अगर आप उस लफड़े के अंदर पड़ गए, CP MP SP सभी निकालने लग गए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर तो आपको सवालों को मेरी तरह सोचना है। मैं सवालों को कैसे सोचता हूँ, आपको वो तरीका जानना है। ठीक है। जितना एग्ज़ाम में कम टाइम लोगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। अब तो SSC का पैटर्न भी चेंज हो गया है, एक सवाल को करने के लिए और कम टाइम मिलेगा। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो दबा के, और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन करो। ठीक है। ये नहीं कि आप X मान के वो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक वस्तु जिस पर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस पर कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि 21% का लाभ हो। तो देखो जी भाई, करते हैं 21% का हमें क्या करना है, लाभ करवाना है, और छूट हमसे पूछिए। तो सवाल में बोला कि अंकित मूल्य, लो जी हमने मान लिया ये हो गया अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य से ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य।
अगर विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया तो इसने बोला है विक्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 160 अधिक हो जाएगा। 160 अधिक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, उस पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो मुझे बताओ 160 रुपये का माल है और 160 का आप 100 रुपये में बेच रहे हो, तो आपने कितने रुपये का डिस्काउंट दिया, 60 रुपये का। और डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर देते हैं, तो 160 आएगा। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। देखो 0 से 0 कट गया, और ये मेरे ख्याल से 2 से कटेगा तो 3, और ये 2 से कटेगा तो 8, 3/8। और 3/8 का मतलब हमने आपको कितना बताया था, किसी को याद है तो 37.5% बताया था। अरे भाई 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5%। अगर आपको 3/8 निकालना है तो दोनों साइड 3 से गुणा कर दो, इधर भी आप 3 से गुणा कर दो, तो 12 × 36, और 0.5 को 3 से करूँगा तो 1.5 आएगा। 36 और 1.5 कितना हो जाएगा, 37.5। 37.5% हमारे सवाल का क्या आएगा, आंसर आएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो दिया 21% का लाभ हो, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 21% का लाभ वाला ये जो लाइन आपको दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह आपको केवल और केवल घुमाने के लिए दी हुई है। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में तो ऑप्शन भी दे रखे हैं भाई, 37.5%। एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बावजूद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या किसी भी चीज़ का परसेंटेज पूछा जाए, तो जो सवाल का आंसर होगा या जो सवाल को करने की प्रोसेस होगी, वो कभी भी रियल डेटा पे वैल्यू नहीं करेगी, रियल डेटा पे क्या नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें अंकित मूल्य 400 रुपये दे रखा है रियल में, लेकिन हम इसको 400 नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत जो होता है वो रियल डेटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम एमपी को क्या मानेंगे, अपने हिसाब से 100 रुपये मान लेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। तो एमपी को हमने मान लिया 100 रुपये। अरे ये MP/100 नहीं है, ये लाइन तो मैंने ऐसी खींची है, कुछ बच्चे इसको MP/100 समझ लेंगे। ये लाइन तो मैंने ऐसी खींची है, एमपी हमने कितनी मान ली, 100 रुपये मान ली। अब इसने बोला है कि अंकित मूल्य पे 30% छूट देनी है, तो लो जी हमने एमपी पे 30% छूट दे दी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एसपी आएगी। 30% कितना हो जाएगा, 100 का 30, तो ये 70 रुपये में जाएगा। जो माल है वो हम कितने रुपये में बेचेंगे, 70 रुपये में। लेकिन इसने क्या बोला है कि 40 रुपये का लाभ होता है। तो आप एक काम करो कि ये 40 है ना, ये अंकित मूल्य का कितना, आप ये निकाल लो। भाई हमें अंकित मूल्य दे रखा है, तो जो 40 है वो अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, ये आप क्या करो, निकाल लो। तो 40 400 का कितना परसेंट है, अगर हमें ये निकालना है तो कितना आएगा, यह आएगा 10%। 4 से 4 गया 10%। तो मुझे पता चल गया कि जो हमारा लाभ है, यही तो लाभ होता है, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस। सीपी और एसपी के बीच का जो ये अंतर होता है, यही तो लाभ होता है। और वो लाभ कितना है, एमपी का 10%। भाई मैंने एमपी पे निकाला है, एमपी का 10% है, और यहाँ पे हमने एमपी कितनी मानी, 100। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। अगर मुझे 10 रुपये का लाभ हो रहा है किसी चीज़ को 70 रुपये में बेचने पर, तो मैं लेके कितने में आया होगा, 60 रुपये में। 60 पे 10 का लाभ, तभी तो 70 में जाएगा। अब हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ हमें हो रहा है 10 रुपये का, और किस पे, सीपी पे निकलता है लाभ, तो 60 पे निकलेगा। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16:2/3%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 627 रुपये की वृद्धि करने से 7 सही 1/7% की हानि के बदले 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस सवाल में हमें थोड़ा सा घुमाया गया है, ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पर ही सवाल है। इतनी देर हम सवाल कर रहे थे ना, शुरुआत में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हम क्या करते थे, दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस निकालते थे। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस दे ही रखा है 627 रुपये। भाई विक्रय मूल्य में हमने 627 रुपये की वृद्धि कर दी, तो 627 रुपये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो लेकिन इस सवाल को हम करेंगे कैसे, इसमें हमें सीपी माननी पड़ेगी। बिना सीपी के माने हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो देखो जी, सीपी क्या माने हम,
तो सीपी हम ऐसी संख्या मानेंगे कि 7 सही 1/7% का मतलब कितना होता है, 1/14 होता है, और 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। ये हम परसेंटेज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ऐसी संख्या हमें सीपी माननी है कि जो 14 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो आप बोलोगे कि सर 14 और 8 का एलसीएम ले लो। 14 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 56। तो मैंने सीपी को मान लिया कि मेरी सीपी कितनी है, 56 है। भाई मेरी सीपी नहीं है, ये वस्तु की सीपी है 56 रुपये, हमने मान लिया। अब 56 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब मुझे बताओ कि 1/14 का क्या हो रहा था, पहले हानि हो रही थी। पहले वाले केस में 1/14 की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। तो 56 का 1/14 कितना होता है, 14 चौक 56 मतलब 4 रुपये। 4 रुपये की पहले हानि हो रही थी। तो मुझे ये बताओ इसकी एसपी कितनी हो जाएगी, 52। लो जी 52 हो गई। 56 रुपये का माल 52 में बेच रहा था। लेकिन अगली बार इसने क्या बोला कि हमने 627 रुपये की वृद्धि करने के बाद 12.5% का लाभ होता है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 56 का 1/8 निकाल लो, हमारे पास क्या आएगा, लाभ आएगा 8 सत्ता 56। तो ये आएगा 7 रुपये का लाभ। तो हमने इसको कितने में बेचा होगा, 63 रुपये में। अब हमें ये बताओ कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। पहले 52 थी एसपी, फिर 63 हो गई, तो दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा। आप बोलोगे कि सर 7 और 4 11, इनका डिफरेंस आ गया 11, और सवाल में हमें इनका डिफरेंस दे रखा है 627 रुपये। इतने रुपये इनका डिफरेंस है। 11 की वैल्यू 627 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 पंजे 55, और फिर 2 बचेगा 7 मतलब 77 रुपये आ जाएगी। 1 की वैल्यू आई 77। अब हमें निकालना क्या है, हमें सीपी निकालनी है। तो सीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 57 है, तो 56 की वैल्यू निकालनी है। तो 56 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 56 को 57 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे 56 को 57 से नॉर्मली गुणा कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मली गुणा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़े से अलग तरीके से करेंगे। देखो 56 को मैं लिख सकता हूँ 55 + 1। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है गुणा, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मैं खुद अपने पेपर में करता तो। और हम 57 को कैसे गुणा करेंगे, 55 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 30 और 25, प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 को 55 से गुणा करूँगा तो 165, और 1 और 2 को गुणा करूँगा तो 2 आएगा। 3025 और 167 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3192। ये हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। 3192 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या कर दिया, इससे ये कैसे आ गया। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, गुणा किया है मैंने। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, अगर आप x + a को x + b से गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा पता है, x² + x कोष्ठक में आएगा a + b और प्लस में आएगा ab। तो मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है और कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली गुणा किया है। अगर आपको मेरी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है तो आप नॉर्मली गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 3192। अगर आप इसको यूनिट डिजिट से करते तो भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। 7 को 6 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 42, और 42 का यूनिट डिजिट कितना है 2। तो ऑप्शन के अंदर आप ऐसा आंसर ढूंढ लो जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन में जब हमने नज़र मारी तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस डी के अंदर 2 नहीं है, तो ये डी वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए बी सी इन 3 ऑप्शन में से हमारा क्या होगा, कोई ना कोई आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन इतने सारे ऑप्शन है तो भाई ये तो करके देखना पड़ेगा। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 3192 आया था, मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। तो ये भी हमारा बिल्कुल सेम सवाल है। पहले दुकानदार 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचने पर 20% की हानि के मुकाबले 132 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी की लागत मूल्य क्या होगी। तो देखो जी 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6।
और 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो मुझे सीपी को क्या मानना है, सीपी को मुझे ऐसी संख्या मानना है जो 6 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। भाई कटना तो चाहिए ना, बिना कटे काम कैसे चलेगा। तो 30 हो जाएगा, 6 और 5 का जो एलसीएम आएगा 30। अब पहले मैं इसको क्या कर रहा था, लाभ पे बेच रहा था। कितने लाभ पे बेच रहा था, 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचूंगा। तो इसका मतलब होता है 1/6 और 30 का 1/6 कितना आएगा, 6 पंजो 30, 5 रुपये का लाभ। तो पहले मैंने इसको 35 रुपये में बेचा था और दोबारा मैं किस में बेचूंगा, 20% की हानि पे बेचूंगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और इसका 1/5 निकालूंगा तो आएगा 6, और तो मुझे 6 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मैंने कितने रुपए में बेची होगी इसको, 24 रुपये में। 30 पे अगर मैं 6 रुपये का लाभ उठाऊंगा तो मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी, 24 में। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों एसपी का, 5 और 6 11, ठीक है। और 11 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है कि 132 रुपये अधिक मिलते थे उनको। तो 132 11 की वैल्यू है, या 11 की वैल्यू 132 है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 आएगा क्या, नहीं, ये जाएगा 11 में 121, ये मेरे ख्याल से 13 आएगा। 13 तो नहीं आएगा, 12 ही आएगा, सॉरी 13 नहीं आएगा, 12 आएगा। 1 की वैल्यू 12 आएगी, 11 की वैल्यू अगर 132 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालनी है जी। तो यहाँ पे सीपी तो यहाँ तो कोई निकाल देगा भाई, कोरिया का बच्चा भी निकाल देगा सीपी। 30 × 12, 30 की वैल्यू निकालनी है। सीपी 30 है ना, तो 12 × 36 होता है और 1 0 चिपकानी है लास्ट में, 360 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 360 दिख रहा है, सभी को दिख रहा है 360। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। अच्छा, जो लाभ प्रतिशत होता है वो सीपी पे निकलता है, लेकिन हमें सवाल में ये बोला है कि पहले व्यापारी ने तो प्रॉफिट है वो सीपी पे निकाला और दूसरे ने एसपी पे निकाला। ठीक है जी, दोनों ने 3000 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। तो पहले वाले ने 3000 रुपये में अपनी वस्तु को बेच दिया और दूसरे वाले ने भी अपनी वस्तु को 3000 में बेच दिया। ये क्या है, एसपी है, पहले वाले की एसपी और बाद वाले की एसपी। फिर सवाल में बोला है कि दोनों ने ही 20% लाभ कमाने का दावा किया। दोनों ने 20% का लाभ कमाया, उनके लाभों में अंतर क्या होगा। तो देखो, पहले वाले का जो लाभ है वो एसपी पे निकालना है, लेकिन ये तो सीपी पे निकालना है। पहले वाला जो व्यापारी है उसका लाभ सीपी पे निकालना है, ये तो एसपी है। लेकिन दूसरे वाले का लाभ मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले ने जो लाभ प्राप्त किया वो एसपी पे किया। तो एसपी का 20% कितना हो जाएगा, मुझे ये बताओ। 3000 का 20% कितना आएगा। तो देखो जी, 20% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 गया, 20 को 30 से गुणा कर दो तो ये आएगा 600 रुपये। 20% हमने निकाला तो कितना आया, 600 रुपये। 20% का मतलब 1/5 होता है और ये 6 बार कटेगा, 600 आ गया। अब हमें निकालना है पहले वाले का लाभ। तो पहले वाले को कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो हमने आपको क्या बताया कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 5 रुपये का कोई माल था और 5 पे 20% का लाभ का मतलब 1 का लाभ हो गया। 5 पे अगर 1 का लाभ हो गया तो उसने कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। और 6 की वैल्यू 3000 है। 6 की वैल्यू 3000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से कटेगा 5 बार, 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो पहले व्यापारी का जो लाभ आया वो कितना आ गया, 500 आ गया। अब हमें इनके लाभ में क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 500 और 600 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने रुपये का है, 100 रुपये का है। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक व्यापारी ने लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य पर गणना किया, ये भी सेम सवाल है, पहले वाला ही सवाल है। तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। तो ये पहले वाला ट्रेडर है और ये दूसरे वाला ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब व्यापारी। इसने अपनी वस्तु को 3760 में बेचा और इसने भी अपनी वस्तु को 3760 रुपये में बेच दिया। ठीक है जी। फिर सवाल में बोला है कि उनको दोनों को 17.5% का लाभ होता है। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 17.5 लिखा हुआ है। ठीक है।
तो मुझे ये बताओ 17.5 का मतलब कितना होता है। 17.5% अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 35/2%। 35/2, 35 का आधा करूँगा तो 17.5 आएगा, और परसेंट को हटाऊँगा तो नीचे 100 भी आ जाएगा। अब हम 5 से काट सकते हैं। 5 से अगर मैं इसको काटूँगा तो 7, और 5 से ये कटेगा 20 बार। 20 दूना 40 हो जाएगा, 7/40। 40 पे किसका लाभ हो जाएगा? 7 का। अब देखो 7/40 का लाभ हो रहा है, 17.5% का मतलब 7/40। तो मैं दूसरे वाले का निकाल लेता हूँ पहले। 7/40 कितना आएगा? देखो जी, इसका 7/40 कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे कि सर 0 से तो 0 गया, और 4 से ये कितनी बार जाएगा? 4 नम 36, फिर 1 बचेगा, 4 चौक 16, 94। तो इसका आएगा 7 गुणा 94। ठीक है, गुणा हम बाद में कर लेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ कि 40 पे 7 का लाभ हो रहा है। अगर 40 रुपये का माल लेके आया और इसको कितने का लाभ हो गया? 7 का, तो कितने में बेचेगा ये? 47 में। और 47 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3760। और हमें तो लाभ निकालना है, तो 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 47 की वैल्यू इतनी है, समझ रहे हो? 47 की वैल्यू कितनी है? इतनी। अब हमें 7 की निकालनी है। यार इतना बढ़िया सब, इतना मतलब बड़ा हो रहा है कि ये सवाल कैलकुलेशन इतनी घटिया आ रही, ना तो कुछ कट रहा है, ना कुछ पिट रहा है, ना कुछ और। पता नहीं इतने घटिया सवाल बनाते भी कैसे हैं, इतनी कैलकुलेशन। पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3760 में 47 का भाग देना पड़ेगा। अब कौन 47 का भाग देने के लिए यहाँ फालतू बैठा है? देखो 47 का भाग एक बार तो जाएगा नहीं, और ये शायद मेरे ख्याल से देखो 10 बार करूँगा तो 470 आएगा, और 470 से ये थोड़ा सा कम है, तो 8 बार जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप 47 को 8 से गुणा करके देख लो जा रहा है क्या। 8 7 56, और 8 चौक 32, 32 और 5 37, 376 आ गया। तो ये जाएगा 8 बार, 8 बार, और ये 0 है तो 80 बार। 1 की वैल्यू आएगी 80। 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 गुणा 80। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं गुणा करके लिखूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? देखो सवाल में सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 0 है, इसका 8 है, और इसका 2 है। सबका क्या अलग अलग है। तो आप यूनिट डिजिट ही निकाल लो ना, क्यों अपने इस माथाफोड़ी कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आएगा, और यहाँ पे 7 चौक कितना होता है? 28। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 8। अब अगर 8 में से 0 घटाऊँगा तो 8 ही आने वाला है। तो यूनिट डिजिट कौन से में 8 आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करके करोगे और घटाओगे तो कितना टाइम लगेगा भाई? अगर आप यहाँ पे पूरा गुणा करते 8 7 56 560, और इसको गुणा करते तो अभी नानी याद आती, तो और इनको घटाते तो और। सवाल में कैलकुलेशन में आपको बचना है। जितना कैलकुलेशन आप कम करोगे उतना पेपर में आपको बढ़िया से बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगी। आपका दिमाग और ज़्यादा काम करेगा, आपको थकना नहीं है। रास्ते जितने स्मूथ होंगे उतना दिमाग आपका ज़्यादा चलेगा। अगर आप गुणा में इरिटेट हो गए तो आपका तो हो गया फिर वही काम। भाई कैलकुलेशन में हमारा जो दिमाग है वो इरिटेट हो जाता है, समझ रहे हो बात को? अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो जितने से जितना हो सकता है आप स्मार्ट तरीका अपनाओ। यूनिट डिजिट पे काम करो, आप डिजिटल सम से निकालो, ऑप्शन से खेलना सीखो। ये ऑप्शन देते क्यों है? इसीलिए तो देते हैं भाई। अगर आपको पूरा आंसर पूछा होता तो ये सब्जेक्टिव पेपर ही ले लेते। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, आपको यूनिट डिजिट थोड़ा बहुत आना चाहिए। वैसे हमने नंबर सिस्टम में पूरा यूनिट डिजिट पढ़ रखा है, ठीक है। और अगर हम नंबर सिस्टम दोबारा से पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे। पहली बार में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसी नहीं है। जब भी मैं देता हूँ अपना 100% देता हूँ। तो चलिए इसको पूरा गुणा भी कर लेते हैं। देखो हमें तो अंतर निकालना है, तो अंतर निकालना है तो इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं तो 7 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 94 माइनस 80। तो ये कितना आ जाएगा? 7 गुणा 94 से 80 गया तो 14 आएगा, और 14 सत्ते कितना होता है? 98 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर यूनिट डिजिट नहीं निकालना तो। लेकिन यहाँ पे पूरा गुणा नहीं करना। मेरा कहने का मतलब 8 7 56 560, और 94 को करेंगे तो 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 नम 63 और 2 65। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 40 तो यहाँ बचेगा, 58 यहाँ, तो 40 और 50 90, और 8 98। तो ऐसे भी 98 आने वाला है।
चलिए अगला सवाल करते हैं। एक आदमी दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 2530 रुपये में बेचता है। अच्छा, उसके पास दो वस्तुएं हैं और दोनों को वो 25 और 30 में बेच देता है, 2530। पहली वस्तु से उसे 37.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा, क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो मुझे बताओ कि एक वस्तु को 37.5% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचना है कि उसे पूरे सौदे में न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो जहाँ पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का यही मतलब होता है कि उसका लाभ और हानि क्या है, बराबर है। अगर उसे 100 रुपये का लाभ हुआ है और 100 रुपये की हानि हो जाएगी तो 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा। तो उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। जहाँ पर भी ये लिखा है कि न तो लाभ और न ही हानि, इसका मतलब लाभ और हानि क्या है, बराबर है। तो देखो जी, करते हैं। पहली वस्तु की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली वस्तु। 37.5% का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसी सवाल के अंदर कि 37.5% का मतलब होता है 3/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 3 से गुणा करेंगे तो 3/8 का मतलब आ जाएगा 37.5%। ठीक है। अब देखो लाभ हो रहा है तो 8 का माल और उस पर 3 का लाभ होगा। 8 पे 3 का लाभ, तो 8 रुपये की अगर सीपी है और उसे 3 रुपये का लाभ हो जाएगा तो वो कितने में बेचेगा? 11 में बेचेगा। बेचेगा या नहीं बेचेगा? सही बात है ना मेरी? चलो जी, अब यह आ गई एसपी। अब लेकिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में तो ये बोला है कि दोनों की एसपी सेम है, 2530 रुपये दोनों की एसपी। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे की एसपी भी क्या मान लेता हूँ, 11 मान लेता हूँ। ये दूसरी वस्तु है। क्या है दूसरी वस्तु? इसकी सीपी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी एसपी सवाल में बोली है 11। पहले वाले की 11 है तो दूसरे वाले की भी क्या होगी? 11 होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? आ गई तो आगे बढ़े। देखो, लेकिन सवाल में ये भी बोला है कि न तो लाभ नहीं हानि, और इसका मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर लाभ +3 है तो हानि मेरी कितनी हो जाएगी? -3। भाई लाभ और हानि बराबर होगी तभी तो पूरे सौदे के अंदर न तो लाभ न हानि आएगी, क्योंकि +3 से -3 कट जाएगा। अब मेरी बताओ यहाँ पे सीपी कितनी आएगी? मुझे है ना यहाँ पे सीपी लेनी है और उसमें 3 रुपये का मेरा लॉस हो गया और मैंने 11 में बेची। तो आप बोलोगे सर 11 में 3 जोड़ दो 14। 14 रुपये के माल पे अगर मैं 3 रुपये की हानि को खा लूँगा तो 14 - 3 कितना आ जाएगा? 11 रुपये एसपी आ जाएगी। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो देखो जी, क्रय मूल्य का अंतर निकालते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8, और दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 14। तो मुझे बताओ अंतर कितना आएगा? 8 और 14 का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर इनका अंतर आ गया 6 रुपये। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? 6 की वैल्यू। और हमें सवाल में 11 की वैल्यू दे रखी है 2530। कितनी दे रखी है? 2530। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 दूना 22 और 3 बचेगा तो 3 बार भाग जाएगा 230। अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 0। 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। 1380 रुपये हमारा क्या आएगा? सवाल का आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? देखो 1380, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? अंदर से फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा पेश करेंगे इस बार। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। तो देखो हम साथ साथ में लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में लिखना ना पड़े। 16:23 हमें क्या दे रखा है? दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, सीपी का जो रेशियो है 16:23 है। पहले घड़ी के क्रय मूल्य को 10% बढ़ाया गया और दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य को 477 रुपये बढ़ाया गया। तो हमने पहली घड़ी का जो मूल्य है वो 10% बढ़ा दिया। तो 16 का 10% कितना हो जाएगा? देखो पहले 16 था, 10% बढ़ाने का मतलब है ये 110% हो जाएगा। भाई 100% तो पहले ही था, 10% बढ़ा दिया तो 110%। तो ये आ जाएगा 16 गुणा 11/10। कितना आएगा? 16 गुणा 11/10 लिख दूँ मैं यहाँ पे, 16 गुणा 11/10। ये हो गया मूल्य बढ़ाने के बाद में।
अब यहाँ पे देखो अगली घड़ी का क्या सीन है, 477 रुपये बढ़ाया गया। इस घड़ी का हमने कितना बढ़ा दिया, 477 रुपये। इतना रुपये हमने इसमें इंक्रीज कर दिया और हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। फिर आगे क्या बोला है, अब दोनों घड़ियों के मूल्य का अनुपात 11:20 हो गया। तो देखो अब सवाल में बोला है कि दोनों घड़ियों का मूल्य कितना हो गया, 11:20 हो गया। ठीक है, मतलब कि 11 की जगह क्या आया, ये आया। 11 की जगह क्या आया, ये आया। 20 की जगह कितना आया वो हमें पता नहीं, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 11 की वैल्यू ये है तो 20 की वैल्यू निकालने में हमें कौन सा जोर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखो इसमें तो ऑप्शन भी है, तो कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पर भी 9 है। दो सवाल में यूनिट डिजिट सेम है ना। चलो पहले करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है आप वो देखो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 11 की वैल्यू कितनी है, 16 गुणा 11/20, सॉरी 10। और हमें निकालनी किसकी, 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 की वैल्यू के लिए पहले 1 की वैल्यू निकालो। तो देखो हम 11 से ये कट जाएगा 1 और ये 11 से कट गया। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16/10। 20 की निकालनी है तो 20 से गुणा कर दो। तो हमने 20 से गुणा कर दिया तो ये कटेगा 2 बार, 16 दूना 32। तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। 20 की वैल्यू आ गई 32। अब देखो 23 था पहले मूल्य, 32 हो गया तो कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। 23 से 32 होने का मतलब है 9 बढ़ गया। और 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 477। भाई सवाल बोल रहा है कि 477 बढ़ गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 9 बढ़ गया। तो 9 की जो वैल्यू है वो 477 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 477/9। तो देखो 9 पंजो 45, 5 2 बचेगा, 9 तिया 27, 53 आएगा। 1 की वैल्यू 53 है तो हमें निकालनी क्या है, दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था प्रारंभ में। शुरुआत में दूसरी घड़ी का मूल्य कितना था, 23, बाद में कितना हो गया, 32। तो हमें तो 23 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 53 है तो 23 की वैल्यू कितनी आएगी, 53 से गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा किया तो यूनिट डिजिट आएगा 9। अब सवाल में अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम नहीं है पूरा करने के लिए तो आप यूनिट डिजिट से भी सवाल को आंसर लगा सकते हो। देखो इसका यह आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। इसका भी यह आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। आंसर केवल बी और सी में से होगा क्योंकि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम में मान लो टाइम नहीं है, 2 सेकंड का टाइम बचा है और आप इनको गुणा करके नहीं देख सकते पूरा, तो आप क्या करो, यूनिट डिजिट से आंसर क्लिक कर सकते हो। बी और सी में से कोई भी एक, जिस पे आपका दिल आ गया वही आंसर क्लिक कर दो। ठीक है, तो देखो हम पूरा निकाल के देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ तो बहुत टाइम है। तो देखो जी क्या करेंगे हम, 23 को गुणा करते हैं। 23 तिया कितना होता है, 69। तो 9 आ गया, हासिल का 6 लगेगा। 23 पंजू कितना होता है, 115। 115 में 6 जोड़ो, 115 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 121। तो हमारा सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1219। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बेईमान दूधिया 10 रुपये प्रति लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता है। अब जो सवाल आ गए वो थोड़े से अलग टाइप के आ गए, दूध वाले सवाल आ गए। ठीक है, बेईमान दूध वाले सवाल अब हम करेंगे, उसकी टाइप ख़त्म हो चुकी है, उतने ही सवाल है उसमें। बाकी सारी और भी सवाल है और आप टेलीग्राम से PDF से डाउनलोड करके कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए जी, अब हम करेंगे बेईमान दूधिया वाले सवाल। और ऐसे सवाल हमने एलिगेशन और मिक्सचर में बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमने एलिगेशंस में एलिगेशन तरीके से पढ़ा है, मिक्सचर में हमने मिक्सचर के तरीके से पढ़ा है, और इस सवाल में हम प्रॉफिट और लॉस के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही सवाल को हमने 3 अलग अलग जगहों पर 3 तरीक़ों से बताया है। यहाँ पे हम अलग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, देखो सवाल पढ़ो। सबसे पहले सवाल में ये बोला है कि 10 रुपये प्रति लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता है, तो ये हो जाएगी CP। 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से क्या करता है, वो ख़रीद के लाता है। फिर इसने क्या बोला, और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और उसे 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। लो जी, इसने कितने रुपए में बेचा, 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, ये होगी SP। तो उसे 30% का लाभ होता है, तो उसने कितना दूध खरीदा था ये आपको बताना है। लाभ होता है 30% का और उसने कितना खरीदा था ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो जी, 10 रुपये में लेके आया और 12 रुपये में बेच दिया, तो आप बोलोगे सर 2 रुपये का लाभ हो गया। 2 रुपये का लाभ हुआ 10 पर, भाई लाभ तो CP पे निकलता है।
₹2 का लाभ हुआ 10 पर, तो ₹100 पे कितने का लाभ होगा? 0 से 0 गया, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 20%। तो आप ये बोलेंगे कि सर दूध हमने 100% लेके आया और मुझे 20% का लाभ हो गया, तो मेरा दूध कितना आ गया? दूध की जब मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा कि दूध में 100% लेके आया और 20% का मुझे क्या हो गया? लाभ हो गया। तो मेरा जो दूध है वो कितना आया? 120% आया। कितना दूध आया? 120%। और पानी कितना है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पानी का आपको कैसे पता नहीं है? आप सवाल में बोल रहे हो 30% का लाभ हो गया, ठीक है। पानी तो आप फ्री में लेके आए होंगे ना भाई, जो नल का आ रहा था आपने चुपके से वो डाल लिया दूध के अंदर, तो पानी का तो आपको कॉस्ट देना ही नहीं पड़ा, पानी का आपने कोई मूल्य नहीं दिया, पानी आप फ्री में लेके आए और आपने उसको 12 रुपये प्रति लीटर में बेचा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। और वो सवाल में देखो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का, लेकिन सवाल में बोला है कि 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो बाकी का 10% है ये कहाँ से आया? मुझे ये बताओ, बाकी का जो 10% है ये कहाँ से आया होगा? ये पानी से ही तो आया होगा। तो जी पानी हम कितना लेके आए? 10%। पानी का जो मीटर है वो 10% तक ही है। अब सवाल में क्या पूछा है हम आराम से निकाल सकते हैं। दूध हमारा 120% है, पानी 10% है, निकालना क्या है ये बताओ। सवाल में ये बोला है कि दूध कितना लेके आए खरीद के, तो मैं आपसे कहूँगा कि पानी हमने कितना मिलाया? 5 लीटर। तो अब मुझे ये बताओ कि 10 की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर है, और मुझे निकालनी है 120% की, तो 12 से दोनों तरफ गुणा कर दूँ। 12 से इधर गुणा करूँगा तो 120% हो जाएगा, और 12 से इधर गुणा करूँगा तो 12 पंजे 60 लीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 60 लीटर। हम कितना दूध खरीद के लेके आए? 60 लीटर दूध खरीद के लेके आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बेईमान दूध ये तो सारे बेईमान होते हैं, इसमें बोलने वाली क्या बात है। खरीद कर लाता है 121 लीटर, जिसकी कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है। उसमें कितना पानी मिलाए और उसे 11 रुपये प्रति लीटर में बेचे। तो ये भाई साहब बोल रहा है कि सीपी कितनी है? 10 रुपये प्रति लीटर है। 10 रुपये प्रति लीटर में वो खरीद के लेके आएगा, और इसकी एसपी कितनी है? 11 रुपये प्रति लीटर में वो बेच देगा, ठीक है जी। और इसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे लाभ कितना है वो चेक कर लो। पहले दूध कितना है वो चेक कर लो। तो लाभ यहाँ पे हुआ 1 रुपये का, और लाभ सीपी पे होता है तो 10 पे हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया 10%। तो दूध पे हमें लाभ कितना हुआ? 10%। तो मैं ये बोलूँगा कि आप दूध कितना लेके आए? दूध 100% लेके आए और 10% का लाभ हो गया, तो टोटल दूध कितना है? 110% है। दूध हमारे पास में कितना है? 110%। तो पानी कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मुझे बताओ टोटल जो लाभ है वो 20% का हुआ है, जिसमें से 10% तो दूध के कारण हुआ, तो जो बाकी का 10% बच गया वो पानी के कारण हुआ होगा। तो पानी आ गया हमारा 10%। अब हमें पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, और दूध कितना? 121 लीटर। 110 की वैल्यू कितनी है? देखो अनुपात निकाल लेते हैं ना। अनुपात 0 से 0 कट गया, 11:1 आ गया। 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 121 लीटर दूध वो लेके आया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो लो जी अब दिख रहा है सभी को। सवाल में साफ साफ बोला है कि 121 लीटर दूध वो लेके आया, तो 11 की वैल्यू 121 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121/11, तो कितना आएगा? 11 लीटर। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 11 लीटर, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल। एक दूध इस बार इसने बेईमान नहीं लिखा, क्योंकि पहले सवाल में हमने पहले ही बोल दिया था कि दूध ये तो सारे बेईमान होते हैं, तो इस सवाल में इसने नहीं लिखा। चलो जी अच्छी बात है। 6.4 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद के लाता है, तो हमारी जो सीपी है कितनी हो गई? 6.4 हो गई। 6.4 रुपये प्रति लीटर में पूरा ही लिख देता हूँ। फिर इसने बोला है वह पानी मिलाता है, जी पानी तो मिलाएगा ही, और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो एसपी कितनी हो गई? 8 रुपये प्रति लीटर। ये हमारी आ गई एसपी। फिर इसने बोला इस तरह वह 37.5% का लाभ कमाता है। ग्राहक द्वारा प्राप्त पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? ये हमें सवाल में पूछा गया है। चलिए जी करते हैं सवाल। तो सबसे पहले तो इनका लाभ निकाल लो, लाभ कितना है?
6.4 में लेके आया और उसने 8 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? देखो 0.6 और 1.6 का हो जाएगा। 8 में से जब 6.4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 का लाभ आ जाएगा। और ये लाभ किस पे होगा? सीपी पे, मतलब कि 6.4 पे। और हमें निकालना है परसेंट, तो 100 से गुणा कर दो। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया और 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो आंसर आएगा 25%। 25% जो लाभ है इसे दूध के कारण हुआ। दूध ये 100% लेके आया, 25% पे इसने लाभ कमा लिया, तो टोटल दूध कितना हो गया? 125%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूध हो गया 125%। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए आप क्या करो, ये सा चिन्ह लगा लो, ऐसे 2 बिंदी लगा लो। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सवाल में तो ये बोला है कि उसे 37.5% का लाभ हुआ है, लेकिन आपको तो दूध के कारण तो 25% के कारण लाभ हुआ है। तो बाकी का जो 12.5% बच गया वो पानी के कारण हुआ होगा। तो हमें क्या पता चला कि जो पानी है वो कितना है? 12.5%, 12.5%। अब अनुपात निकालना है तो परसेंट से परसेंट गया, पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 0 इधर आ जाएगा, और 125 से 125 गया, तो जो अनुपात है वो कितना आएगा? 1:10 आएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 1:10। और यही हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है सभी को? मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों तक बिल्कुल कीजिए। शेयर करना है भाई, शेरनी नहीं करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? शेयर को करना है, ना कि शेरनी। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार वह 40% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हमारे पास में दूध है, उसकी सीपी कुछ ना कुछ दे रखी है सवाल के अंदर, और एसपी क्या है? ये भी कुछ ना कुछ दे रखी होगी। लेकिन सवाल में ये बोला है कि वह 25% अधिक मूल्य पे बेचता है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करता है? 25% अधिक मूल्य पे बेचता है। तो मुझे बताओ, ये सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है यही तो लाभ होता है, और ये हमें 25% दे रखा है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो दूध है उस पर लाभ कितने का हो गया? 25% का लाभ हो गया। क्या बोला मैंने? दूध पे 25% का लाभ हो गया। ठीक है। अब दूध 100% लेके आया और 25% का उसे लाभ हो गया, तो दूध के कारण उसके पास उसकी जेब में कितना आ गया? 125%। दूध के कारण उसकी जेब में कितना आया? 125% आया। और सवाल में हमसे ये बोला है कि उसने जो लाभ है वो 40% का कमाया टोटल। तो 25% तो उसने दूध पे कमा लिया, बाकी का जो 15% बच गया वो पानी पे कमाया होगा। तो पानी कितना आ गया? 15%। अब हमें इनसे अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात कितना आएगा? देखो परसेंट से परसेंट गया, और 5 से कटेगा तो ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 25 बार। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 25:3। इस सवाल का जो आंसर कितना आएगा? 25:3। कौन से ऑप्शन में है 25:3? अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या दिया है। अगर आप ढंग से नहीं देखोगे, थोड़े से ध्यान से नहीं देखोगे, तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में सोचोगे कि यार ये तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा, हमने कहीं गलती की है। लेकिन भाई आप ऑप्शन को ज़रा ध्यान से तो देखो। जिस प्रकार आप उसको बड़े ध्यान से देखते हो, उसकी आँखों में आँखें डाल के, उसकी कान टेढ़ी है, उसकी नाक टेढ़ी है, उसकी आँखें गोल है, उसकी मुस्कान ऐसी है, उतने ध्यान से आप देखते हो, उतने ही ध्यान से आपको ऑप्शन देखने हैं। ठीक है। तो देखो आपके 25:3 आया, तो आप ऑप्शन नंबर सी को देखो। ऑप्शन नंबर सी को देखने पर आपको क्या पता चला कि ये 2 से कटेगा तो 25:3 ही तो आएगा। इसने 2 से गुणा करके लिख दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारे सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? 50:6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूधिये ने 32 रुपये प्रति लीटर मूल्य के कुछ मात्रा में दूध खरीद कर, लो जी इसने दूध कितने में ख़रीदा? सीपी कितनी है? 32 रुपये प्रति लीटर। ये हमारी आ गई सीपी। भाई हमारी नहीं है, ये वस्तु की सीपी है, सॉरी दूध की सीपी है, हमारी नहीं है। 32 रुपये प्रति लीटर दूध की सीपी आ गई। फिर इसने बोला है कि उसमें 9 लीटर पानी मिला दिया। 9 लीटर पानी मिलाया तो अच्छी बात है। उसने इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पानी मिला के 40 रुपये प्रति लीटर में बेच रहा है, इसे बेच देता।
चलो जी, बेचकर 40% का लाभ कमाया, उसने प्रारंभ में कितना दूध खरीदा था ये आपको बताना है। चलिए जी बताते हैं। ये क्या है, एसपी है, 32 रुपये में लेके आया और 40 रुपये में बेच दिया, तो इसको लाभ कितने का हो गया, 8 रुपये का इसे क्या हो गया, लाभ हो गया। अब आप बोलोगे कि सर जो लाभ है वो तो सीपी पे होता है, तो हाँ, सीपी कितनी है, 32, और हमें परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से ये कटेगा 4 बार, 8 चौक 32, और 4 से ये कटेगा 25 बार, 25 चौक 100, तो परसेंट में कितना आएगा, 25% का लाभ आ जाएगा। दूध के कारण इन भाई साहब को कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। दूध के कारण इन भाई साहब को, अब ये भाई साहब या बहन जी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सवाल में लिखा है दूधिया, तो दूधिया तो भाई साहब ही होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता दूधियारन तो बहन जी बोल देते। चलो कोई ना, 25% का हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूध कितना था। तो मुझे बताओ कि दूध यहाँ पे कितना हो सकता है, दूध कितना हो सकता है और पानी कितना हो सकता है, ये आप बताएंगे इस बार, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट में कमेंट करके। तो भाई 25% का लाभ हो रहा है दूध के कारण, तो दूध 100% लेके आया होगा और 25% का लाभ हो गया, तो उसकी जेब में दूध के कारण कितना गया, टोटल 125% गया। और पानी कितना है, टोटल लाभ हो रहा है 40% का, तो बाकी का जो 15% बच गया वो पानी हो जाएगा, पानी पानी हो गई, ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लो। तो देखो ये 5 से कटेगा तो 25, और ये 5 से कटेगा तो 3 बार, 25:3 हमारा इनका अनुपात आ जाएगा। लेकिन सवाल में ये बोला है कि उसने 9 लीटर पानी मिलाया, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 9 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर, और 1 की वैल्यू अगर 3 लीटर आ गई तो मैं ये बोल सकता हूँ 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 या 75 मतलब 75 लीटर। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 75 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 1-2 सवाल और करेंगे फिर आपको फ्री कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो दूध ये वाले सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं, और हमारे पास में जब हमने शुरू किया था क्लास उस टाइप पे हम एक सवाल और कर लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यह आखिरी सवाल है हमारा आज का। देखो क्या बोल रहा है सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1 से ही 4/11 गुना कर दिया जाता है तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। मतलब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्या है, समान है। वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 1 से ही 4/11 का मतलब कितना होता है, पहले तो आप ये देखो, तो 11 को 1 से गुना करूँगा 11, और 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15/11, तो 11 नीचे आ रहा है। तो मान लेता हूँ कि पहले जो एसपी थी वो 11 थी, 11 का 15/11 निकालूंगा तो 15 आएगा, मैंने 15 कर दी। 11 से मैंने एसपी को क्या कर दिया, 15 कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे तो हो रहा है लॉस और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। 11 और 15 के बीच का डिफरेंस आएगा 4। अब आप बोलोगे कि सर इस डिफरेंस के अंदर क्या क्या होता है, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ें मिला के होती है, तभी ये डिफरेंस बनता है। लेकिन सवाल में साफ साफ बोला है कि हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। पहले अगर हानि 10% की हो रही थी, अब लाभ 10% का होगा, सवाल में इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत अगर बराबर हो तो एक ही बात होती है, हानि और लाभ बराबर ही होते हैं। प्रतिशत केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो लॉस यहाँ पे 2 का हो जाएगा और प्रॉफिट भी 2 का हो जाएगा। अगर हमें सीपी निकालनी है तो क्या करेंगे, लॉस को जोड़ देंगे, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो गई सीपी, सीपी आ गई 13 और मेरा। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए मैंने निकालना आपको सिखाया था। लॉस प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो ऊपर तो आएगा लॉस, वो हो रहा है 2 रुपये का, और नीचे आएगी सीपी 13, 2/13। 2/13 का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। चलो निकाल लेते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2/13 गुणा 100। तो देखो यूनिट डिजिट निकाल लो आप क्या करो, यूनिट डिजिट निकाल लो, क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए आप क्या करोगे, देखो ऊपर आ रहा है 200/13, कितना आ रहा है 200/13, यही आपको निकालना है। तो यूनिट डिजिट में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। चलो देखो,
अगर पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा आपको बिल्कुल भी। यूनिट डिजिट 0 आ रही है, यहाँ पर भी 0 आनी चाहिए। देखो 3 को 6 से गुणा किया 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 में 2 जोड़ूंगा 20, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगी ऊपर वो 0 आएगी। यहाँ पे देखो 5 दिया 15, 15 में 5 जोड़ूंगा तो 20, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आएगी। बाप रे बाप, यहाँ तो 0 ही आ रही है। 3 दिया 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट ऊपर 0 आएगी अंश के अंदर। यहाँ पे 9 दिया 27, 27 और 3 10, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 आएगी। मतलब हमने इतना खतरनाक दिमाग लगाया, फिर भी यहाँ पे चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 आ रही है। ऑप्शन बनाने वाला इतना घटिया आदमी है, एग्जामिनर इतना घटिया है कि क्या करे, आपको क्या बताए। किसी भी प्रकार से दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं वो बैंड बजा ही देता है। तो यहाँ पे तो भाई पूरा करना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पूरा ही करना पड़ेगा। चलिए जी पूरा ही कर लेते हैं। कोई हमारे पास चारा बचा ही नहीं है। क्या नहीं बचा है? चारा नहीं बचा है। देखो ये तो मैं आपको साफ बता देता हूँ। 13 नंबर कितना होता है? 117। तो 117 तो है ही नहीं, आसपास ही 200 आना चाहिए ऊपर, तो 200/13 आ रहा था ना, तो 117 ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे 13 को 13 से गुणा करूँगा 169 और 170, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे 13 को 15 से गुणा करूँगा तो ये मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा। 15 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150, और 15 या 45 और 5 50, ये हो जाएगा भाई 200/13। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200/13। और ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो 200/13 आ रहा था देखो, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना? 7, 70 में भाग देंगे 13 पंजो 65, 5/13। 15 सही 5/13% हमारा क्या है? सवाल का आंसर है। हमने अच्छा दिमाग लगाया था यूनिट डिजिट का, लेकिन इसने थोड़ा सा ऑप्शन इस तरीके से बनाया है, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आगे एक सवाल और ले लेते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। चलो मैं देख लेता हूँ, कोई अच्छा सवाल है तो करवा देते हैं, बाकी इतने ही रख लेते हैं क्लास को, ठीक है। तो देखो जी ये हमारा अगला सवाल है, और इस अगले सवाल को हम अगली क्लास में करेंगे। ये भी सवाल मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ताकि आप अगर घर पे ट्राई भी करो तो आप कर सकते हो। कल आते ही हम अगली क्लास में ये सवाल करेंगे, आप घर पे ट्राई करना। अगर आपसे हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो सबसे अच्छी बात है, हम अगली क्लास में इसको कर ही लेंगे। फिर भी हल्का सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो दो वस्तुएं ए और बी इतने रुपए में बेची जा रही है, ए पे इतना लाभ, बी पे इतनी हानि, इस लेन देन में कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल तो सरल ही कुछ नहीं है, सारे बच्चे कर लेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन शायद मैं इस सवाल को करने का थोड़ा सा अलग तरीका बता दूँ। चलिए अगली क्लास में सवाल को करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर मेरे ख्याल से ये आएगा 4.25%, बाकी इसका मुझे पता नहीं है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी हेल्प हुई है हमारी, तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे और अपने दोस्तों तक शेयर बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप हमें अप्रिशिएट करके थोड़े से अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम भी कमेंट दे के खुश हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।